तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज जारी रखेंगे कल की कहानी पकिया और शेंडी भाई की। ये शेंडी भाई अभी इतना नटोरियस हो गया था कि इसके चर्चे पुलिस कमिश्नर तक पहुंच गए। जैसे ही एक पुलिसकर्मी को धक्का देके इगतपुरी स्टेशन से फरार होता है तो इसको ढूंढने की कवायद शुरू होती है। क्राइम ब्रांच में एक ऑफिसर हुआ करते थे जिनका नाम था मिस्टर राजेश धानावड़े। ये उसी इलाके के रहने वाले थे, वर्ली के, जहाँ का बीडीटी चाल का रहने वाला था पकिया मिसाल। ये अच्छी तरह पकिया को जानते थे और धनावड़े बहुत ही काबिल ऑफिसर गिने जाते थे। मुझे याद है जिस बैच में वो आए थे पास आउट करके महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम, तभी वो पूरे महाराष्ट्र में चौथे नंबर पे आए थे। बीडीडी चाल के नज़दीक एक हॉस्पिटल है, पोदार हॉस्पिटल। उसकी बैक साइड में एक बड़ी शांतमयी सड़क है जहाँ पे रात को कोई ट्रैफिक नहीं होता, लेकिन स्ट्रीट लाइट होती थी हॉस्पिटल की वजह से और आसपास के एरिया की वजह से। तो उस इलाके के बहुत सारे लड़के अपनी पढ़ाई करने के लिए रात को उसी सड़क पे बिजली के खंभों के नीचे बैठते थे। उसका कारण मेन ये था कि बीडीडी चाल के जो कमरे थे छोटे छोटे थे, परिवार बड़े थे, पढ़ने के लिए शांति का माहौल नहीं मिलता था। रात को पढ़ने के समय लाइट जलाओ तो सब लोगों को तकलीफ होती थी। तो पढ़ने के शौकीन लड़के उस रोड पे चले जाते थे, बाई लेन पे, जहाँ पे बिजली के खंभे के नीचे बैठ के पढ़ते थे। और राजेश धानावड़े उसी खंभों के नीचे पढ़ के इतनी तरक्की किए। पूरे महाराष्ट्र में चौथे नंबर पे आना कोई आसान काम नहीं होता। तो नाम बहुत था, इनका चर्चा था और ये कोंकण के ही रहने वाले थे। इनको चुना गया पुलिस कमिश्नर एस रामामूर्ति की तरफ से। उसके साथ में एक ऑफिसर लगाया गया जो कोंकण के कोडाल का रहने वाला था। अगर आप मुंबई से गोवा जाओ तो रास्ते में आपको चिपलून क्रॉस करने के बाद आप जहाँ उसके पहले शायद आपको रत्नागिरी, कोडाल ये एरिया नज़र आते हैं। सावंतवाड़ी आगे आता है जाके, तो उस एरिया में देवगढ़ भी आता है जहाँ से मधु दंडवते इलेक्शन लड़ा करते थे। ये पूरा कोंकण का बेल्ट है। तो कोडाल इसलिए रामामूर्ति ने वहाँ के ऑफिसर को चुना क्योंकि खबर ये आई थी कि इगतपुरी से भागने के बाद इस मिसाल ने शरण ले रखी है कोडाल के किसी गांव में, क्योंकि ये भी उसी एरिया का रहने वाला था। सावंतवाड़ी जाके गोवा के बॉर्डर पे लगता है एकदम। तो रामामूर्ति ने जो स्क्वाड बनाया, 2 ऑफिसर और साथ में कुछ आदमी दिए, और इस बात की खबर कहीं ना कहीं से पकिया को लगती है कि पुलिस अभी मुझे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं एक पुलिसकर्मी होने के नाते पुलिस वाले को धक्का दे के उसको चोट पहुंचा के आया, हथकड़ी के साथ भागा। तो पहले तो इसने अपना हुलिया बदला, इसने अपना सर मुंडवा दिया, बाल मुंडवा दिए और एक चोटी रख ली जिसको नॉर्थ में बोधी कह देते हैं और महाराष्ट्र में शेंडी कह देते हैं। तो थोड़े से बाल सर के पीछे रख लिए पंडितों की तरह, और इस हुलिये में पहचानना आदमी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो उसके स्केच वगैरह या उसकी फ़ोटोग्राफ पुलिस का मुलाजिम था पुलिस के पास होगी, लेकिन उसको नशर नहीं किया गया क्योंकि बदनामी पुलिस की भी होती है। तो इसके ऊपर
ये दोनों ऑफिसर, धनावड़े और उनका साथी जो कुडाल का रहने वाला था, ये उसका हाइड आउट ढूंढते हैं। लेकिन देखिए, हमेशा की तरह एक बार फिर इतनी बड़ी पुलिस टीम को चकमा देके ये शख्स शेंडी मिसाल वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब पुलिस के लिए सिरदर्दी बन गई तो इसको पकड़े तो कैसे पकड़े। उसके पहले कि पुलिस उसके पाँव के निशान ढूंढते ढूंढते उस तक पहुँचे, उसने वर्ली इलाके में एक और सुनहरे की दुकान पे कहीं चोरी कर ली और सामान अपने पास नहीं रखा। उसने वो चोरी के दागीने अपने एक दोस्त के पास वर्ली में रख दिए चोरी से जाके, और उसको कहा कि समय आने पे मैं आऊँगा और आपसे ये अपने गहने लेकर चला जाऊँगा। अब वो आदमी को पता था कि ये चोरी करने लग गया है, अब पुलिस वाला नहीं रहा, डकैतियाँ करता है, चोरी करता है। एक पुलिस के लिए अच्छी बात ये थी कि वो किसी को मारता नहीं था, इंजर्ड नहीं करता था, कोई वायलेंट एक्ट नहीं करता था, डराता जरूर था। चाकू, छुरी, गुप्ती, रिवॉल्वर, पिस्टल भी था उसके पास, लेकिन मारता नहीं था किसी को। लेकिन मसला ये था कि पुलिस वाला, जिसको तब तक सस्पेंड कर दिया गया था, एक पुलिस वाला पूरी पुलिस के लिए सरदर्दी बना हुआ है। तो उसके बाद फिर सर्च शुरू होती है। वो लड़का अपने किसी सोर्स से, जिसके पास इसने गहने रखे होते हैं वर्ली में, उसको पता चल जाता है कि पुलिस इसे ढूंढ रही है। वो अपने किसी सोर्स से खबर पहुंचाता है पुलिस को कि मेरे पास उसका सामान पड़ा है और कभी भी लेने आ सकता है। तो पुलिस ने कहा कि ठीक है, जब आपको कोई इस किस्म का मैसेज कुछ आए तो हमें बता देना, लेकिन उसको गहने देना नहीं, किसी बहाने से उसको टरकाना शुरू करना। तो उसने कहीं से फ़ोन किया, जो अपना आदमी भेजा कि भाई मैं आ रहा हूँ अपने गहने लेने के लिए। तो उसने कहा कि वो तो मैंने कहीं और रख दिए, मैं मंगवाने पड़ेंगे, मुझे डर लगता था इतना कीमती सामान घर में रखना, तो मैं आपको जब आएगा मेरे पास सामान तो दोबारा मेरे से कांटेक्ट करना। 2-3 बार ऐसा हो गया तो शेंडी मिसाल को गुस्सा आया। उसने उसको चैलेंज कर दिया कि मैं आज रात को आ रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा, और अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे गहना मिले नहीं मिले, लेकिन तुम्हें जान से मार दूंगा। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए हुआ। उस लड़के ने फिर सीधा पुलिस को बता दिया कि मुझे शेंडी मिसाल ने जान से मारने की धमकी दी है। तो पुलिस ने अपने खुफिया लोगों का तंत्र बचाया और पता चला कि वो वाकोला इलाके में कहीं छुपा हुआ है। खबर पक्की थी। वाकोला से एक सफ़ेद कलर की फिएट गाड़ी लेके वो आदमी वहाँ से निकलेगा। उसका नंबर भी मेरे सोर्स ने मुझे भेजा था, MLN 4332, सफ़ेद कलर की फिएट गाड़ी। साथ में उसका एक चैंपियन ड्राइवर दोस्त था जो धारावी का रहने वाला था और वो दारू की गाड़ी चलाया करता था। मुंबई में जो इलिसिट लिकर दारू सप्लाई करते हैं, बहुत चैंपियन ड्राइवर होते हैं, उनका जिक्र मैं अपने पहले के एपिसोड में कर चुका हूँ। वो जल्दी से पुलिस के हाथ नहीं आते। और ये गाड़ी जो थी ये भी शायद पुरानी दारू खाते की गाड़ी थी, जिसमें जो जेट होता है, फ्यूल जेट, वो बड़ा लगाया जाता है ताकि इंजन को पेट्रोल ज़्यादा मिले और गाड़ी तेज़ स्पीड से भागे। उसका रेडिएटर भी बड़ा लगाया होता है कि गाड़ी गर्म नहीं हो। तो वो गाड़ी लेके वो आदमी निकलता है और माहिम कॉजवे जो है, जो बॉम्बे सिटी है, पुराना आइलैंड सिटी, उसमें एंट्री का रास्ता वो बहुत बड़ा रास्ता है।
और कुछ एरिया में वहाँ से इधर उधर जाने का कोई गुंजाइश नहीं है, एक तरफ खाड़ी है एक तरफ समुंदर। तो वहाँ पे पुलिस की टीम ने नाका लगा दिया, जिसमें ये ऑफिसर थे धनावड़े और उसका दूसरा साथी। अब 3-4 गाड़ियाँ लेके नाकाबंदी कर दी और नंबर इनके पास गाड़ी का था, फिएट गाड़ी, सफ़ेद कलर की, और इनकी इन्फॉर्मेशन सही थी। और उस समय पे शेंडी मिसाल अपने साथी के साथ आता है, उसकी गाड़ी को रोका जाता है, उसको मुंबई की भाषा में आड़ा मारना कहते हैं। आड़ा मारा गया, लेकिन वो दारू का ड्राइवर इतना तेज था, वो सारी रुकावटें रोक के पुलिस का नाका तोड़ के भागने में सफल हो गया। और जो रोड एलजी मार्ग जो जाता है, लेडी जमशेदजी रोड, जो शिवसेना भवन की तरफ जाती है, वो छोटी रोड है और ट्रैफिक काफ़ी रहता है। तो धनावड़े ने अपने ड्राइवर को, जो पुलिस का ड्राइवर था जीप का, उसको कहा कि भाई जितना तुम में स्किल है, जितनी तुम में हिम्मत है, ये गाड़ी चलाओ। वो लोग शिवसेना भवन दादर का क्रॉस नहीं करना चाहिए, एक बार वो क्रॉस कर गए तो फिर उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसके थोड़ा पहले एक राइट साइड को टेढ़ा टर्न जाता है जो प्रभा देवी मंदिर की तरफ जाता है। तो मिसाल के ड्राइवर ने गाड़ी उधर घुमा ली। उनकी बदकिस्मती ये थी कि आगे एक डेड एंड था, वहाँ पे वो सड़क खत्म हो जाती। दारू वाले अक्सर ऐसी गलती करते नहीं हैं, उनको सब रास्ते मालूम होते हैं कि कौन सा डेड एंड है जहाँ से हम जाके फंस सकते हैं, जिसको कल डी सैक कहते हैं। तो लेकिन वहाँ पे जब गए तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया। पुलिस ने घेरा डाला, सब ऑफिसर ने, और उसको सरेंडर करने के लिए कहा गया। तो ये ड्रामा इतनी लंबी चेज हुई। उसके बाद जो इसका साथी था, जब घेरा जाता है तो वो एक वेपन निकालता है और पुलिस के ऊपर गोली चलाता है। ये बहुत नेचुरल नॉर्मल रिएक्शन है। जब क्रिमिनल को पता चलता है कि मेरे पास अभी भागने का, जान बचाने का कोई साधन नहीं है, तो एक लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट करता है, एक आखिरी दाव खेलता है, और वो होता है हथियार का इस्तेमाल। वो गोलियां चलाने लगता है। पुलिस वाले अचानक, वो ऐसा समय नहीं था जब वो कोई किसी के ऊपर इस तरह की गोलियां चलाए, और हिम्मत नहीं करते थे क्रिमिनल। हालांकि ये 92-93 की बात है, उसके पहले काफ़ी इनकाउंटर हो चुके थे। लेकिन ये दोनों इंस्पेक्टर धनावड़े और उनका साथी जो था, वो कोई प्रोफेशनल किस्म के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं थे, जिस किस्म के उस समय तक बाकी लॉट मशहूर हो चुका था। इनको कोई इतना आइडिया नहीं था। ये तो उसको पकड़ना चाहते थे कि एक पुलिस वाला एक शातिर अपराधी बनता जा रहा है और उनको पकड़ना जरूरी है। मारना इनके दिलो दिमाग में नहीं था। इसके पहले दोनों ने कभी भी कोई एनकाउंटर नहीं किया। अब उसने गोली चलाई तो साथ में शेंडी तो पुलिस वाला था, उसको तो फायरिंग आती थी, ट्रेनिंग ली हुई थी। उसने भी अपना वेपन निकाला और गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन अब पुलिस वाले काफ़ी थे, 3-4 गाड़ियां थी, उन्होंने जवाबी फायर किया। उसमें शायद धनावड़े या उसका साथी इंजर्ड भी हुआ था, तो इनको वापसी फायर करना पड़ा और ये दोनों वहाँ पे ढेर हो जाते। उसके बाद मुझे मालूम है कि धनावड़े को गैलेंट्री अवार्ड भी मिला था बाद में, और जो उस समय जो गवर्नर थे महाराष्ट्र के पीसी अलेक्जेंडर, उन्होंने इसको 26 जनवरी या 15 अगस्त को वो रिवार्ड दिया था इनको, गैलेंट्री अवार्ड। और बड़े अखबारों में ये खबरें छपी थी कि
क्योंकि इस किस्म का एनकाउंटर कभी किसी ने ना सुना था ना देखा था। इन्होंने अपनी जान पे खेल के ये दो शातिर अपराधी अपनी सेल्फ डिफेंस में मारे और इस तरह वो शेंडी जो है उसका अंत होता है। अब मेरे एक और मित्र हैं जो बड़े सालों से इस बात की खोज कर रहे हैं कि मनिया सुरवे के बारे में बहुत कम लोगों को बहुत कम मालूम है। वो काफ़ी सालों से रिसर्च कर रहे हैं और मेरे साथ अक्सर उनकी बातचीत होती रहती है। मुंबई के रहने वाले हैं, एक सरकारी मुलाजिम हैं महाराष्ट्र सरकार के, लेकिन उनका पैशन, उन्होंने मनिया सुरवे का घर ढूंढा, उसके भाई के बच्चे कहाँ रहते हैं, मनिया की फैमिली कहाँ है, पूरी फैमिली बैकग्राउंड पूरी निकाली, उसके गांव तक गए, गांव में लोगों से बातचीत किया और वहाँ पे जो जो उन्होंने पाया सब वो शायद किताब भी लिखेंगे, मुझे लगता है इतनी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने एक डिटेल्ड नोट मुझे आज सुबह सुबह भेजा है कि रत्नागिरी जेल से भागने के बाद का जो मनिया सुरवे का सफ़र था ज़िंदगी का एनकाउंटर तक, बहुत छोटा सा सफ़र था, उसकी काफ़ी सारी डिटेल उन्होंने निकाली है। क्योंकि कल का हमारा एपिसोड देख के उनको लगा कि हमारी 1.5-2 महीने से बात नहीं हुई थी, तो उनका मैसेज आया, उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझे भेजी है और कल आपको मनिया सुरवे की ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए वो किस्से सुनाएंगे जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। कौन कौन लोग उसके साथ थे, क्या क्या किया, उनमें इसी शेंडी मिसाल का भी जिक्र है। कैसे उसने एक बार एक वर्ली में जाके, वो किस्सा तो मैं आज ही आपको सुना देता हूँ, कल तक नहीं रखते। तो उन दोस्तों ने कहा कि वर्ली में ही एक और ज्वेलर था जिसको ये शेंडी मिसाल और उसका वही मित्र जो उसके साथ मारा गया, ये दोनों उसकी दुकान लूटने जाते। तो वो दुकानदार कुछ आनाकानी करता है तो ये बंदूक तान देते हैं और उसके बाद ये जो मिसाल होता है, ये तो पुलिस वाला था, इसको पता था कहाँ कहाँ असली गहने रखे जाते हैं, कहाँ नकली रखे जाते हैं, तिजोरी कहाँ होती है, सब पता। तो ये सब तिजोरी खाली करता है और वो जो दुकानदार होता है वो मिसाल के पाँव पकड़ लेता है कि साहब कुछ थोड़ा बहुत तो छोड़ जाओ, मेरा दिवाला निकल जाएगा, मेरे बच्चे हैं, बेटी की शादी करनी है, इस तरह मत लूटो, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बड़ा व्यापारी नहीं हूँ। तो बीच में ही अभी काफ़ी कुछ और इकट्ठा करना था शेंडी मिसाल ने, तब तक इसको शेंडी कोई नहीं कहता था, वो नाम पड़ा, किसी को पता नहीं था कि वो पकिया मिसाल है वो शेंडी हो गया। तो इसका जो साथी था वो कहता है मिसाल भाई छोड़ो, वो मिसाल भाई बोलता था उसको कि मिसाल भाई छोड़ो। तो वो जो थोड़ा बहुत सामान बचा होता है छोड़ के चले जाते हैं, बाकी लेके भाग जाते हैं। और जब वो दुकानदार वर्ली पुलिस को रिपोर्ट करता है तो वो कहता है कि बाकी तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसके साथी ने उसको मिसाल भाई बोला था। तो आप पुलिस वाले तो समझ गए, मिसाल भाई बोला तो ये प्रकाश मिसाल। तब उनको मालूम पड़ा कि शेंडी रख के जो आदमी पिछले दिनों में इतने डकैतियाँ कर चुका है, चोरी कर चुका है, वो कोई और नहीं, वो शेंडी मिसाल नहीं, वो प्रकाश पकिया मिसाल ही है। तो ये इस शख्स की कहानियाँ, बाकी जो मनिया सुरवे के साथ मिलकर पूरे गैंग ने क्या क्या किया, कौन कौन मेंबर थे, वो कहानी आपको कल सुनाएंगे। मनिया सुरवे के बहुत सारे अनसुने किस्से। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।